हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, नए आर्मी चीफ पाकिस्तान में आ गए हैं और जो जाने वाले हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है, 12.7 बिलियन डॉलर का। कई लोग कह रहे हैं कि जो नए चीफ हैं वो अपने एसेट्स अभी शो करवाएं, इस तरह की बातें हो रही हैं। उधर इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही। तीसरी तरफ तारड़ साहब, पाकिस्तान जो है वो सागडार साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हमारे डिफॉल्ट के चांसेस 90% नहीं है या 75% नहीं है, 10% से भी कम है। उन्होंने एक बेसिकली ब्लूमबर्ग का एक चार्ट शेयर किया और वो कहते हैं इमरान खान साहब गलत हैं। उधर आईएमएफ जो है उसने कहा है कि हम आपको पैसे तब देंगे अगर आप हमें जो रिकवरी प्लान है फ्लड्स की डेवस्टेशन का वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ फाइनेंशियल, एक तरफ, और दूसरा इसी अगले महीने तार साहब पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं उसका कोई $1 बिलियन देना है। और हमारे पास टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है वो $7.8 बिलियन है सेंट्रल बैंक में। दैट इज ऑलमोस्ट एक मंथ की इंपोर्ट का। एक तरफ फाइनेंशियल चैलेंजेस, एक तरफ इमरान खान का इस्लामाबाद में धावा, और नए आर्मी चीफ जो हैं वो पावर में आए हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या नए आर्मी चीफ ये फाइनेंशियल मामलात में जो फंसा हुआ है पाकिस्तान, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उनके कितना को बड़ा इम्तहान है उनका? चीमा साहब, आज जो अमेरिकन मीडिया ने और यूरोपियन गार्डियन ने और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इन्होंने एक रिस्पॉन्ड दिया है आपके नए आर्मी चीफ पे, उन्होंने कहा कि नंबर 1 चैलेंज इनका इकानमी होगा और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि फौज जिस तरीके से बदनाम हो चुकी है, फौज का जो किरदार पाकिस्तान के अंदर जितना उसको डैमेज कर दिया गया है, उसको ठीक करना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब मैं बताना चाहूंगा मेरी नजर में आर्मी चीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात है। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तीसरा इसके बारे में एक ये इसको प्लस भी ले सकते हैं, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं कि नए आर्मी चीफ साहब सऊदी अरेबिया 3 साल रहे हैं एज ए मिलिट्री अटैचे, तो उनका असर रसूख मजीद पाकिस्तान में बढ़ेगा। अब उसका प्लस है या माइनस है। खान साहब जिस तरीके से तुले हुए हैं कि हमने वो बाजू कहते हैं, बाजू मरोड़ कर जिस तरह वो इलेक्शन की डेट लेना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे कंट्रोवर्सल ये चीज आपने भी जिस तरह मेंशन किया कि वो खान साहब का जो उन्होंने खत भी लिखा और उनके जो दूसरे टीयर 2 के लीडर, टीयर 1 के लीडर्स टीवी के मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके कह रहे हैं कि हम अब डिमांड करते हैं कि नए आर्मी चीफ पब्लिकली आकर अगले इलेक्शन का हमें उसका वादा करें। तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये उनका टास्क थोड़ी है कि वो आर्मी चीफ है जो आपको इलेक्शन दे, ये चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है। और चौथा अगला जो इनको टास्क होगा कि जो इस वक्त फ्लड की डेवस्टेशन है, आपको पता है हमारा एक लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज दे आर एंगेज विद इट, और उसको देखना उनके लिए एक चीज होगा। अगला स्टेप जो है फाइनेंशियल हार्डशिप रिलेटेड है, जिस तरह आपने कहा कि अगले महीने जो है वो $1 बिलियन देना है। अगला जो एक और सबसे बड़ा टास्क है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो आपके हालात खराब हैं, स्वात में टीटीपी और जिस तरीके से तोरखम और चमन वाली साइड पे जो हालात चल रहे हैं वो उसको देखना। अगला नवा स्टेप जो है, बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में भी जिस तरह कहा था कि फॉरेन पॉलिसी आपकी फौज देखती रही है, तो फॉरेन पॉलिसी आपके अमेरिका के साथ भी हालात खराब हैं और आपका सी पैक भी बंद पड़ा है। ये भी एक चैलेंजों में से चैलेंज है। और जो कि जिस तरीके से सी पैक को ओवरसी करते रहे हैं हमारे जनरल बाजवा साहब, तो उसी ये भी इन्हीं के जुमरे में आएगा कि इसको किस तरीके से देखना है। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ, what are the abilities he has, why he is different than the other army chiefs। ये भी कुछ चीजें नई आई हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि एक आर्मी चीफ आया है जिसका बैकग्राउंड, जिन्होंने दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज में सर्व किया है, ISI और MI में। हाफिज कुरान है जो पहली दफा ये हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में। दूसरा OTS प्रोग्राम से, शॉर्ट टर्म कोर्स से आए हैं, ये भी एक पहली दफा हुआ है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि इनके बहनोई जो थे एयरफोर्स में शहीद हुए हैं, वो ये भी एक नया एक पहली दफा हुआ है कि एक सर्विंग आर्मी जनरल जो है। अगला जो यूनिक चीज है, हलाल इम्तियाज है इनके पास। उसके बाद जो एक और यूनिक चीज है, ये सेनेटर इरफान सदीकी साहब के शागिर्द हैं।
उसके बाद पहली दफा हुआ है कि क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो आर्मी चीफ बने हैं, क्योंकि क्वार्टर मास्टर जनरल एक पोजीशन की तरफ के लिए ये देखा जाता है कि खुडे लाइन लगाया होता है किसी को। ये फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। और तीसरी बात ये है कि जलंधर से बैकग्राउंड है इनके। दूसरे आर्मी जनरल हैं जिनका जलंधर से बैकग्राउंड आफ्टर ज़ियाउल हक, ढेरी हसनाबाद रावलपिंडी से, वालिद साहब इनके टीचर, एक भाई इनका आर्मी में, एक भाई इनका टीचर, वो भी सर सैयद कॉलेज में खुद पढ़ते रहे हैं। बाजवा साहब भी सर सैयद कॉलेज से पढ़े हुए थे, और बाजवा साहब भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के शागिर्द थे। तो ये सारी चेंजेस आई हैं। और मैं जो बताया आपको कि इस वक्त जो मसाइल हैं, मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है। डार साहब जिस तरह मर्जी कहें, अल्टीमेटली वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सब अच्छे की खबर देनी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर शार्ट है, डॉलर मिल ही नहीं रहा, और फिर अपने दोबारा उड़ान पर जो है वो जारी है। और दूसरा मैं ये बार बार ये इस बात पे इसका कहता हूं, इकॉनमी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक ना हो। तीसरा, आपने कहा कि हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन और जो एक और सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से 56 शराइत का एक जो लेटर है वो दे दिया गया है खान साहब को, कि इन्होंने उसी शाम 7 बजे फैजाबाद से इनको दे हैव टू क्लोज अप। ये धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा। और उन्होंने कहा है कि वो जो आपने खैमे लगाए थे परमानेंट यहाँ पे, उनको उखाड़े और अपने साथ ले जाएं। एक और नई बात हुई है आज उसके बाद कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इनकी जान को खतरा है, इसको फौरन कैंसिल करेगा। ये भी एक आ चुकी है बात। तीसरा, अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान को इकॉनमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब किस तरह लानी है? हाँ, इन्हीं का अदारा ला सकता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि ये प्रोडक्ट इनकी है। ये सारे बच्चे जमहूरी एस्टेब्लिशमेंट के हैं, इनको एक टोकरी के नीचे दें और ऊपर से 2-4 डंडे मारें और इनको कहें हुए छोड़ो पाकिस्तान की गल करो, वरना ये सारे जो ये लोग हैं ये इस तरह ठीक होने वाले नहीं, बिकॉज दे सो यूज्ड टू। देखिए ना, जब वो कहते हैं ना थप्पड़ों से चीज ठीक होती, आपको आदत पड़ जाती है ना, वो कहते हैं ये किस तरह हो गया है। मैंने आपको शायद बताया था एक दफा कि MQM के जो MNAs हैं वो बेचारे नर्वस हो, वो कहते हैं यार हम तो कालों पे काम करने वाले लोग थे, अब कालें नहीं आ रही तो अब क्या करें, हमें तो पता ही नहीं चल रहा जाना किधर। तो ये सारे हर पार्टी के हालात यही हैं। आप देखें जिस तरह रात को छुप छुप के, अब खास साहब दिन को जलसा करते थे, रात को मिन्नतें करते थे, सारी दुनिया को पता है इस हकीकत का। तो वो ये आते किस तरह छूटेंगी? इनको विड्रॉल शुरू हो जानी है। बल्कि मैं समझता हूँ खान साहब को जो कुछ हो रहा है ये विड्रॉल है। खान साहब जो फीडर से दूध लेते थे अब वो गिलास से नहीं पी रहे बिल्कुल, तो ये विड्रॉल है उस चीज की। और इसका मदावा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग को खड़ा उन्होंने किया था। और मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो इस प्रोडक्ट को ओन करें और पाकिस्तान पे रहम फरमाएं। अब इस वक्त गाड़ी के चारों टायर फ्लैट हैं, इंजन ट्रांसमिशन तबाह है, तो आप स्टीयरिंग की चाबी कहते हैं कि इनको दे दें, तो हमने चादर की बुकड़ मार के अब नहीं निकल सकते। ये इसको संभालना पड़ेगा। बाजवा साहब ने अपनी तकरीब में फरवरी 2021 तक की जिम्मेदारी ली है, लेकिन मैं आज की इस मिनट तक कहूंगा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर स्टिल इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, दे आर स्टिल कॉलिंग द शॉट्स। और मेहरबानी फरमाएं और इसको ठीक करें, वरना ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। अभी भी 75 साल बहुत देर हो चुकी है। मेरे ख्याल में इसको ऑन करें एंड लेट्स मूव ऑन। इस वक्त 2 ही सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए वाहिद उम्मीदें बची हैं, 2 उम्मीदें। एक ये हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरा जस्टिस फैजी साहब। These are the only 2 hopes we have. Let's see how they can justify. मेरे ख्याल people are looking up to you. High hopes, high expectations. और दोनों का बैकग्राउंड ऐसा, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं कि the entire country is looking up to you. तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, वो टर्की गए हुए हैं, तुर्किया जिसका नया नाम है। तो वो तार साहब गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट तैयब रजब उर्दगान को ये कहा है कि आप CPEC को ज्वाइन करें, और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, जो CPEC के बेनिफिट्स हैं वो जो हम इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय करें। तार साहब ये क्या CPEC के बेनिफिट्स हैं, ये जो इंजॉय कर रहे हैं हम स्वाय कर्जों के,
कुछ 30 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या सीपैक के जो उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप समझते हैं कि हमारी कोई इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? या क्या आप समझते हैं क्योंकि हमने सऊदी अरब को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, हमने टर्की को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, अमेरिका को हम कह नहीं सकते, तो ये जो हम जा के दुनिया को कह रहे हैं कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या ख्याल है, दुनिया क्यों इसको सीरियस नहीं ले रही और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इस पे वाला? चीमा साहब, मुझे तो दूसरा में कहा ना, शायद आप उनके क्वेश्चन को समझ ही नहीं सके पूरी तरीके से। उन्होंने कहीं किकबैक्स की बात तो नहीं की कि आप भी सी पैक एंजॉय आए और किकबैक से एंजॉय करें, क्योंकि टर्की के में भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। चाइना का जो कल्चर है उनमें भी करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान का तो सारा कल्चर ही करप्शन पे है। डीएनए ना, वो तो बोन मैरो में घुस चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तनाजर से बात की हो कि आप भी आए और बहती गंगा से आप भी मुस्तफीद हो। हमने तो 26 बिलियन डॉलर लगा दी, हमने खा लिए हैं उनके, आप भी 10-15 बिलियन डॉलर खा लें और एंजॉय करें। हो सकता है इस तरफ इशारा हो। लेकिन मैं अर्ज ये करूंगा शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, जब मुल्क के अंदर अमनो अमान के हालात हों तो फिर लोग आते हैं। जब आपकी आधी कंट्री के मेन आर्टरीज जो हैं, शहराएं बंद हों, आप क्रिपल हो चुके हों, आप प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ इस्लामाबाद, आप सीडीए के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सीडीए के प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वजन कोई देगा? मैं हैरान हूं, तैयब अर्दगान मिला इनको कैसे है? उन्हें पता नहीं है कि ये सीडीए का चेयरमैन है ये? तो दर हकीकत ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं समझता हूं बल्कि बहुत इमेच्योर है। मैंने पढ़ा उनके दौरे के बारे में, वहां पे इन्होंने 3 शिप ले रहे हैं, उनसे शिपयार्ड में खड़े थे और उसकी ओपनिंग के लिए इनका जाना कुछ जरूरी नहीं था इस वक्त। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट डू यू थिंक इट वाज वाइज टू गो देयर? छोड़े पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, जिस तरीके से आपका फ्लड 4 करोड़ लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनको छोड़ के आप जाना जहाजा से झूठे लादे फिर दे। कभी आप लंच करने लंदन चले जाते हैं, कभी आप अब टर्की चले गए। मुल्क के अंदर हालात ये है कि इमरान खान ढूंढता फिर रहा है आपको। तो इन सर्कमस्टांसेस में एक ब्लंडर, जिस तरह वो मैंने अगले दिन आपको बताया कि कैप्टन सफदर वाज इंटरेस्टेड टू बिकम अ गवर्नर ऑफ सूबा सरहद। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान इनके बाप की जागीर है, एक फैमिली से आगे चल ही नहीं रहे। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन थे, इन्होंने भी वो कुरैशी साहब की बच्ची को जब दी, इन्होंने टिकट दी मुल्तान से, तो मोरूसी सियासत पे लेक्चर देने वाले यहाँ उनके भी डबल स्टैंडर्ड हो गए वहां पे। इस वक्त मोनस अलाई साहब कैबिनेट की जो सारी मीटिंग्स है वो खुद ऑपरेट करते हैं, खुद चलाते हैं। ही इज अ डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो उनकी पार्टी के हैं। ये स्टैंडर्ड सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए और लोगों के लिए। खुद ये ऐसे सियासतदान है, मैं सियासतदान तो उनको क्या कहूंगा, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल एंड द कॉमन इंटरेस्ट इज जस्ट टू लूट पाकिस्तान, और लोगों को बेवकूफ बनाना इनकी ड्यूटी है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में लोगों को जाके तो फिर आप इनवाइट करें अगर आप खुद के हालात ठीक हों। वो मैं आपको शायद बताया था, दरिया नीलम के ऊपर चाइनीज बना रहे थे डैम, तो वो डैम दरमियान में छोड़ के वापस चले गए। सी पैक को पहले चालू तो करा लो यार, फिर इनवाइट करना किसी और को। क्योंकि आप देखें, आपने इंटरनेशनल न्यूज में शायद देखा होगा कि इस वक्त चाइना के अंदर कोविड का बहुत बड़ा इशू बना पड़ा है। वहां पे आईफोन की फैक्ट्री की वहां पे उनकी पुलिस और वहां के उनके स्टाफ के दरमियान में लड़ाई हुई है, और उनके अंदर कोविड इस अभी तक लॉकडाउन चल रहा है बीजिंग के अंदर कोविड का, और सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा उनके हालात इकोनॉमी के बहुत खराब है। और द वर्ल्ड बैंक IMF ऑलरेडी हैज सेड कि चाइनीज इकोनॉमी इज सफरिंग ह्यूज। तो आप उनसे पैसे मांगते हैं, उनको अपनी पड़ी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में ना वो सी पैक चालू करेंगे, ना पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात मौजूद हैं कि सी पैक को दोबारा चालू किया जाए। करेंगे तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे, यहां से ले जाएंगे क्या? ना आपके पास कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए है, ना अमनो अमान के हालात हैं। अब सी पैक खोलेंगे, आपके हाईवेज तो ये बंद कर रहे हैं। इमरान खान के बच्चे जो है वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस, वो हर दूसरी हाईवे को तो जब कहते हैं वो बंद कर देते हैं, जब दिल्ली खोल देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो 2 चीजें, जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि आप पहले अपने इदारों के रिप्यूट ठीक करें, लोगों का उस पर ट्रस्ट हो, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर करें, और उसके बाद इकॉनमी के लिए मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करने के देखें, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें आप।
इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है और किसी को परेशानी नहीं है, किसी के पास कोई अभी तक रोड मैप नहीं है टू हाउ टू इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली। तार साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रोड मैप नहीं है, लेकिन जब सड़कों पे एक सियासी लीडर होगा तो जाहिर बात है बाहर से लोगों को कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आपने सही कहा। तार साहब, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, अलकायदा और दाइश जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं, और ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको वार्न किया है कि आप जो है वो अपना जलसा पोस्टपोन कर दें। आप क्या समझते हैं, अगर ये पोस्टपोन नहीं, जारी बात है वो कर रहे, तो क्या चांसेस हैं कि अगर कोई, और आपको पता है वो सेक्शन 144 भी इस्लामाबाद में लग गई है कोई 2 महीने के लिए, अंदर एक सिक्योरिटी स्टेट बनी हुई है और सिक्योरिटाइजेशन है इस्लामाबाद की। आप क्या समझते हैं अगर इमरान खान पे कोई और हमला हो गया तो मुल्क की तरफ क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वो बैठने को तैयार नहीं है और हुकूमत जो है वो थ्रेट अलर्ट उनके सामने शेयर कर रही है उनके साथ। देखिए, इसमें राना सनाउल्लाह साहब का तो दो मोटिव हो सकते हैं। एक तो चलें जान छुड़ाई जाएगी अगर इनको कहा बताया जाए तो शायद ये जलसे ही ना करें, और दूसरा ये कि उन्होंने अपना सेफ्टी प्रिकॉशन लिया कि अगर कल को कुछ हो तो हम अपने आप को सेव कर सकें कि हमने इनको इतला दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा, लौंडे लपाड़े क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ये जानबूझ के हमारे जलसे को बंद करने की कोशिश की जा रही है, हमसे डर गए, और वो तो शुरू हो जाते हैं ना। जो आज मैं मजे आपकी ट्रोलिंग क्या कर रहे थे, जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कप्तान ने छक्का लगा दिया, वो कहते हैं कि हमने अपॉइंट किया इसको। वो कह रहे हैं देखें अलवीज, देखें ड्रामा किस तरीके से किया गया। 2-3 किस्म की अफवाहें उड़ी। एक तो अफवाह ये उड़ी थी कि आरफ अलवी साहब से सिग्नेचर उनके जाने से पहले करवा लिए गए थे, एक तो ये अफवाह उड़ी। दूसरी अफवाह ये बात ये थी कि ये गैर आईनी अमल था उनका वहां जाना, एक ऐसा आदमी के साथ डिस्कस करना जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। दिस इज गैर आनी, इट वाज क्रिमिनल, कुछ लोग ये कह रहे थे। तीसरा, मुझसे किसी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है क्यों गए थे, वो सिर्फ इसके लिए गए थे कि वहां जाएं, वो बैठे और वहां से खान साहब कहें कि मिर्जापुर की गद्दी जो है वो इसको दे दी जाए। इस तरह वो डॉन होता है ना, डॉन वो बिहेव करता है कि आई एम इन चार्ज, आई एम इन कंट्रोल, लुक एट दिस। आर्मी चीफ को भी मुझसे पूछ के अपॉइंटमेंट की जा रही है, हाउ ह्यूज आई एम, पर्सनल ईगो। वो कहते ना, मैं जिस तरह कहते शहबाज शरीफ से मैंने हाथ नहीं मिलाना, ये हाथ नहीं धोता, अब नहीं लगाता। तो देखे इस तरह के ड्रामे। और तो अगर सोचा जाए, एक कंट्री ऐसा है जहां इतनी गुर्बत है, किस तरह वहां पे वो गाड़ियां भागी होंगी अलवी साहब की, और सरकारी जहाज गया होगा लाहौर, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि कंट्री बैंकरप्सी के सर पे है और आपके अंदर मोरालिटी 0% है, और आप पूछने वहां से गए हैं जो आपका इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने पहले ही जनरल साहब को प्रमोट कर दिया था, रिटेन कर लिया गया था, आप उसको ना भी साइन करते तो उन्होंने आर्मी चीफ बन जाना था। हाउ डेयर यू अब्यूज द पब्लिक फंड्स लाइक इट्स योर फादर्स प्रॉपर्टी, इट्स एम्बैरेसिंग। और दूसरा, मैं जो बार बार ये कहता हूं चीमा साहब, कि कौम के अंदर अर्ज ही नहीं है तरक्की की। yes. कौम जो है वो कहती है कि बस हमें जिहाद दे दो, दाउला न्याजी के गाने लगाओ, लड़कियां भी हमारे अंदर डांस कर रही हो, डीजे बट चढ़ाओ स्टेज पे, बस ये चाहते हैं, ये तो बिल्कुल हमारे तो यही हालात हैं उधर। तार साहब, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो इंडिया के जनरल साहब ने हमें धमकी दे दी कि मैं कश्मीर ले लूंगा और ये कर लेंगे हमें, जब सरकार ने कहा। आज वो अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और कल उन्होंने कहा है कि जनाब 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको सबक सिखाया था पीएम मोदी ने। तो उसका इंडियन मीडिया के ऊपर भी बड़ा शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान में भी मचा हुआ है। आप क्या समझते हैं आइंदा की जो सियासत है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो नहीं होने का खदशा अगले इलेक्शंस में? क्योंकि ये अमित शाह साहब की जो स्टेटमेंट है, इसको बहुत सारे लोग इस तरह जो है वो रीड कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्कों की बदनसीबी या बदकिस्मती समझे। एक तो भारत इतना बड़ा है कि वहां हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन चल रहा होता है, और वहां पे पाकिस्तान और कश्मीर और मुसलमानों के इश्यूज को पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, अनफॉर्चुनेट। और दोनों मुल्कों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे भी, पाकिस्तान के अंदर भी जब तवज्जो हटानी हो तो कश्मीर की बात शुरू कर दी जाती है, पाकिस्तान से तवज्जो हटानी हो
तो इस तरह की चीजें शुरू करें, अनफॉर्चुनेट रियलिटी। मैं ये समझता हूं कि इस रीजन की तरक्की सिर्फ इसी चीज में इसी एक सीक्रेट के अंदर मौजूद है कि इनको अपने हालात ठीक करने होंगे, ये चॉइस ही कोई नहीं, क्योंकि दोनों मुल्कों के अंदर गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी हद नहीं। अब उसमें जिस तरह कल परसों भी हम बात कर रहे थे बाजवा डॉक्ट्रिन पे, ये नए चीफ के मैं इनके ये भी सिनेरियो एक आपको बताना चाहता हूं कि बाजवा डॉक्ट्रिन भी यही था कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, और अगर उसके तनाजर से देखा जाए तो जो करंट हमारे जो नए चीफ साहब आए हैं, इनकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ कंट्रीज। और दूसरा एंगल जो ये था, अगर नवाज शरीफ गवर्नमेंट कुछ 6-7 महीने रहती है, और क्योंकि उनकी दे हैव अ बेटर गुडविल विद इंडिया, द नून लीग वर्सेस खान साहब, वो तो कह चुके हैं कि जब तक मोदी साहब होंगे जब हम उतना अरसा बात ही नहीं करेंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इफ नून लीग गेन सम द ग्राउंड, और आसम मुनीर साहब ट्राई टू शो सम साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो हो सकता है कि क्योंकि दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे से कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हाउ दे बिहेव। ट्राई की गई है, बेबी स्टेप्स लिए गए हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही फौरन भारत में अपने हाई कमीशन के अंदर ट्रेड मिनिस्टर को भेजा था, लेकिन फिर पॉलिटिकल कैपिटल नहीं, पॉलिटिकल इक्विटी नहीं होती, क्योंकि खान साहब का बहुत सख्त स्टैंड है इंडिया के बारे में, तो वो डर जाते हैं फिर। हालांकि इस वक्त इनको चाहिए था कि ट्रेड के लिए बॉर्डर साफ करते, ट्रेड शुरू करते। जब ट्रेड शुरू होता है तो दूसरे हालात भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही एक स्ट्रेंज बात है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो भारत के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहा होता है, और उसके लिए उन्हें दे हैव टू यूज कश्मीर, दे हैव टू यूज पाकिस्तान, दे हैव टू टॉक अबाउट द मुस्लिम कार्ड, और सारा चीज सारी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और दूसरा, अगले दिन जो इसी हवाले से जब आया था, तो वो जो मैडम चड्डा है, उन्होंने उनका था ट्वीट बड़ा पॉपुलर हो रहा है, और उसको एक नई डिस्कशन दी जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इसको अगर कोशिश की जाए कि बेहतरी तरफ जाए, क्योंकि मैं कई दफा मेंशन कर चुका हूं कि जंगें भी कई लड़ चुके हैं हम, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ, हम कई कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज भी थी, ये भी था। कोशिश की जाए अगर आपके अमन को और प्यार को और मोहब्बत को भी एक चांस दें, तो मेरे ख्याल में इज नथिंग रॉन्ग विद इट। डॉक्टर साहब कहते हैं भारत बड़ा मुल्क है और उसको बड़ापन दिखाना चाहिए और इंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान तो अब बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि बात हो। तो ये नए आर्मी चीफ, इंडिया कहता है कि हमने फौज से बात नहीं करनी। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सियासतदान जो है उनके पास इस वक्त पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये इंडिया अब ना तो किसी की सुनता है। जो बाजवा साहब अमेरिका आए थे तो सुना है उन्होंने, बाजवा साहब ने अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कहा था कि वी विल एक्ट लाइक बिग बॉयज, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही बात कर लेंगे उनके साथ। तो आप समझते हैं कि फौज जो है वो उसको सुना जाएगा, इंडिया जो है उसको सीरियस लेगा? यहाँ के नए चीफ को भी ऐसे ही जैसे पहले था कि बस ठीक है क्योंकि ये इकोनॉमिकली डिफिकल्टीज में घिरे हुए हैं तो इनको मजीद जो है वो टफ टाइम दिया जाए? मेरे ख्याल में इस वक्त भारत के अंदर भी जो है, वो मैंने 1-2 दफा पढ़ा है इसके बारे में कि अपोजिशंस दे वर गेटिंग टुगेदर, और इस वक्त वो गांधी साहब जो हैं वो भी मार्च कर रहे हैं वहां पे। पंजाब के अंदर एक नई इस वक्त लहर चल रही है। तो मेरे तो ख्याल में, और मैंने देखा है कि बीजेपी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, दे आर टेकिंग सम सॉफ्ट कॉर्नर्स ऑन मैनी इश्यूज। तो मेरे ख्याल में तो स्टेप लेना चाहिए, इज नथिंग रॉन्ग। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तो आपको पता है हमेशा पिछले काफी अरसे से एस्टेब्लिशमेंट देखती रही है। खान साहब ने तो बहुत डैमेज किया हमारे फॉरेन ऑफिस को। आपने देखा है कि जो अभी नई कंट्रोवर्सी चल रही थी ईरान के साथ, जब ईरान गए थे तो उन्होंने वहां पे किस तरह की बातें की थी। तो अगर प्रेसिडेंट देखे भारत के हमारी फॉरेन पॉलिसी को कौन देख रहा है, तो दैट गोज इनटू द कोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड नथिंग रॉन्ग मैटर। देखिए, अगर मेरे ख्याल में तो ज्यादा बेहतर होगा जो लोग गारंटी दे सकते हो आगे फ्यूचर की, क्योंकि हमारे सियासतदान तो सारे लंदन बेस्ड हैं, वो तो आते हैं लंदन चले जाते हैं, तो फौजी तो भाई तो यहीं रहेंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? वो तो रिटायर होकर ही जाते हैं, वो ऑन सर्विस तो नहीं छोड़ के जाते हैं। ये बल्कि एक हमारी प्लस है कि हमारे फौजी भाई जो हैं वो जितना अरसा जॉब में रहते हैं, दे कैन नॉट गो ओवरसीज,
दूसरे बच्चे तो फौरन पाकिस्तान वेकेशन पर आते हैं, चले जाते हैं। खान साहब के बच्चे आए 4 दिन रहे हैं सिर्फ। और खान साहब भी अगर बल्कि जो आपने एक और बात नहीं कही, जो एक इस वक्त चल रही फौज के हवाले से, कि 2 आर्मी जनरल जो है वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। यस। तो जो आमिर अब्बास और अजहर अब्बास और वो लाला सहराई जो है, वो सुना है कि जो आर्किटेक्ट है बहुत सारी चीजों के। आर्किटेक्ट है सर, उनके बाद। और मैं चीमा साहब, मैं शायद आज एक और भी मेंशन करना चाहूंगा बात, कि आज एक और चीज बड़ी पॉपुलर है यूट्यूब पे पाकिस्तान के हवाले से। अहमद नूरानी साहब ने नजम सेठी साहब को जब उन्होंने क्लास ली है, तो उन्होंने फिर लाला सहराई की प्रॉपर्टी और उनके रोल के ऊपर भी काफी रोशनी डाली है, और जो मुझे नहीं पता था पहले कि प्रॉपर्टी, वो चकवाल की प्रॉपर्टी का जिक्र किया, और एक हाउसिंग स्कीम इन इस्लामाबाद उन्होंने अपनी उसमें यूट्यूब पे किया। देखें, अब अंडर सर्कमस्टांसेस अच्छी बात नहीं है कि जाते वक्त आप यू आर लीविंग विद अ सावर टेस्ट। ये मेरे ख्याल में इस रवश को भी चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आज का जिस तरह तार साहब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा आपको जज कर रहा है और अपना वो रिजल्ट दे रहा है, वो जैसा भी दे रहा है वो कमेंट की शक्ल में सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे लीडरशिप को, सिविल मिलिट्री लीडरशिप को अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है, अपनी जो वेल्थ है, उसके बारे में लोगों को जो ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि लोगों का जो दिल खट्टा ना पड़े। और कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ट्रस्ट। अगर अवाम का ट्रस्ट खत्म हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर, तो किसी की भी जो है वो उसकी वैल्यू कोई नहीं रहती। तो अब देखते हैं कि सियासी लीडरशिप जो है वो इसी तरह ही खाती रहेगी, कर्जों, बाहर से कर्जे लेके प्रोटोकॉल एंजॉय करती रहेगी और खाती पीती रहेगी, और अवाम जो है इसी तरह वो मच्छरों दानियों में सोएंगे और टेंटों में सोएंगे, और इसी तरह जो है तारड़ साहब लगता है कि मैं साहब एक चीज मेंशन करना चाहूंगा जाने से पहले, वो ये थी कि इस वक्त जो मैं आपके देखने सुनने वालों को ये जरूर कहूंगा कि इनके जो हमारे आर्मी चीफ साहब के वालिद साहब हैं, सरवर मुनीर साहब उनका नाम है, हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सन, वेरी वेल रिप्यूटेड पर्सन, ही वाज अ हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल। तो मुझे हमेशा एक गिला रहा है पाकिस्तान से कि हमने किरदार साजी छोड़ दी, हमने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी। आज पूरा पाकिस्तान, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त सारा पाकिस्तान जो है उसकी तवज्जो ढेरी हसनाबाद रावलपिंडी पर है, जहां से हमारे आर्मी जनरल सब बिलोंग करते हैं। मैं और हाफिज़े कुरान है, एक सबसे बड़ी जो इनसे एक्सपेक्टेशंस है पूरे पाकिस्तान की, कि शायद ये शराफत और किरदार साजी को प्रमोट कर सके। ये एक बहुत बड़ी होप है, मैं खुद होपफुल हूं आफ्टर गोइंग थ्रू हिज बैकग्राउंड। आई एम वेरी होपफुल। और दूसरा, वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हिज ब्रदर इज अ टीचर, हिज दूसरे भाई एक आर्मी में है, और एक जो बहनोई हैं शहीद है एयरफोर्स के। हाई एक्सपेक्टेशंस कि ये किरदार साजी में शायद और एक रोल मॉडल बन सके शराफत के दोबारा। ये एक होप है, मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड होप। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। ये जो बात की है किरदार साजी की और शराफत की, ये बहुत बड़ी एक ट्रेट है। अगर इसको ले लिया जाए तो इससे इसका जो इम्पैक्ट है वो नस्लों पे होता है। बिल्कुल तार साहब आपने सही कहा। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर।